वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के उद्गार से और ज्वालामुखी से होने वाले या निर्माण होने वाले स्थलाकृतियों से। यहाँ से अगर देखा जाए तो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं हुई है वहाँ कहीं ना कहीं यह प्रश्न आया। तो ज्वालामुखी देखते हैं कि ज्वालामुखी, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ से होता है। तो ज्वालामुखी का उद्गार एस्थेनोस्फीयर से होता है। एस्थेनोस्फीयर वह स्फीयर है जिसे दुर्बल मंडल कहा जाता है और जिसका घनत्व क्या होता है वह कम होता है। वहां देखें कि वह लिक्विड अवस्था में भी ज्यादातर होता है और यही से क्या होगा कि ज्वालामुखी का उद्गार होगा और ज्वालामुखी क्यों होगा इसके पीछे का रहस्य भी हम देखेंगे। विश्व में अगर सर्वाधिक ज्वालामुखी देखें तो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा जापान में आता है और सबसे कम यानी नहीं आता है ज्वालामुखी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है। ज्वालामुखी को अगर हम देखें तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है और इस प्रश्न को देखा जाए तो बहुत बार आया कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है, वोल्केनो को कहा जाता है। ज्वालामुखी का अर्थ अगर हम समझ लें कि ज्वालामुखी यह दो से बना है, ज्वाला और मुखी, यानी जिसके मुख से क्या हो, ज्वाला का प्रवाहित होता हो, ज्वाला का उद्गार होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। तो ज्वालामुखी जिसे वोल्केनो कहते हैं, तो हमारे यहाँ तीन शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। एक होता है वोल्केनो, दूसरा वोल्केनोसिटी और उसके बाद आता है वोल्केनोनिज्म। तो इन तीनों चीजों को अर्थ को हम समझ लें कि आखिर ये तीनों है क्या। वोल्केनो क्या है, वोल्केनिज्म क्या है और वोल्केनोसिटी क्या है। तो आइए देखते हैं कि वोल्केनो ज्वालामुखी जिससे हमने अभी बताया कि ज्वालामुखी क्या है, और वोल्केनो के बाद आता है वोल्केनोसिटी। तो वोल्केनोसिटी में क्या होता है कि ज्वालामुखी के क्रियाओं विधि जो है, जिस प्रकार से यह आता है उसे वोल्केनोसिटी कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी के समस्त क्रिया विधि किसके अंतर्गत रखा जाएगा, वोल्केनोसिटी के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन वोल्केनिज्म में अगर हम देखते हैं तो वोल्केनिज्म में क्या होगा कि ज्वालामुखी से क्या क्या प्रभाव हमारे स्थलों पर पड़ेगा और क्या क्या इससे निर्माण होगा और किस तरह से होगा, मानव पर इसका क्या प्रभाव होगा और क्या दुष्प्रभाव होगा, वह उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, तो वोल्केनिज्म में करेंगे। वोल्केनिज्म के अंतर्गत इसे रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि दो प्लेटें अगर चल रही हो, कोई ना कोई प्लेट क्या होगी, भारी होगी या कोई ना कोई प्लेट हल्की होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ए प्लेटें है और दूसरी हमारे यहाँ एक ए प्लेटें हैं, ठीक है। इस प्लेट को अगर हम मान लेते हैं कि ये प्लेटें क्या है, भारी प्लेट है और ये क्या है, हल्की प्लेट है, और दोनों में एक दूसरे की ओर खिसकने की, जिसको हम कहते हैं अभिसारी गति मौजूद हो, तो क्या होगा, यह भारी प्लेट नीचे की ओर खिसकेगी और नीचे की ओर खिसकेगी तो ये जो हल्की प्लेटें हैं वह ऊपर की ओर चली जाएगी। यानी भारी प्लेटें नीचे की ओर दबती है। इसके पीछे क्या कारण है कि यह प्लेट के नीचे इसको अगर हम देखें, इसको कहा जाता है क्या, लिथोस्फीयर। अगर जरा देखें तो इस वाले ऊपरी वाले प्लेट को हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे, और इससे ठीक नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। एस्थेनोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने जाना है, जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो प्लेटें हैं, जो भारी प्लेटें हैं, वह नीचे की ओर दबेगी और दबने के बाद क्या होगा कि यहाँ जहां ये दबेगा इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है वेरी ऑफ जोन कहा जाता है।
यानी इस केंद्र बिंदु को जहां पर ये जमा, उसे हम क्या कहेंगे, तो वैरी ऑफ जोन कहते हैं। और वैरी ऑफ जोन में क्या होगा कि वैरी ऑफ जोन में ही मैग्मा सर्वाधिक उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ से ये सारे मैग्मा ही है, लावा ही है, और यह इस तरह से चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यह कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी को, कमजोर प्लेटों को तोड़कर वह बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो वैरी ऑफ जोन जहां पर क्या होगा कि मैग्मा उत्पन्न होगा, और यहां पर क्या होगा कि जल का मिश्रण भी होगा। और जल का मिश्रण क्यों होगा, क्योंकि जो भारी प्लेट है इसको हम क्या कहते हैं, तो भारी प्लेट को ओशनिक प्लेट भी कहा जाता है। इस पर जल की कुछ मात्राएं होंगी, और यह मात्रा वह कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और जैसे ही जल नीचे की ओर जाएगा तो नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, वह ज्यादा होता है। और नीचे का जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल को क्या करेगा, वह वाष्प में बदल देगा। और वाष्प में शक्ति होता है, वह वाष्प कोशिश करेगा कि बाहर की ओर हम निकल जाएं, और जहां भी प्लेटें कमजोर होगी उस प्लेटों को तोड़कर वह बाहर की ओर निकल जाएगा। यही ज्वालामुखी कहलाता है। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जल का मिश्रण होता है और भाप सर्वाधिक होता है, तो हमने बात की, क्योंकि जल का मिश्रण नीचे की ओर जा रहा है, और जब जल का मिश्रण ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो किसमें चेंज होगा, किसमें रूपांतरित होगा, तो भाप में बदलेगा। इसको इस डायग्राम से हम लोग देख लें कि यहाँ पर ये प्लेटें हैं, ऊपरी प्लेट है, ठीक है, ऊपरी प्लेट है जहां पर हम लोग हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे। और ठीक इसके नीचे की ओर देखें तो जिसको हमने कहा एस्थिनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। और यहां से क्या करेगा कि ये मैग्मा ऊपर की ओर निकलेगा, या कमजोर जो कड़ी होगा, कमजोर जो प्लेटें होगी उसको तोड़कर यह निकलना शुरू करेगा। तो सवाल कभी कभी ये भी आता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किस स्फीयर में होता है, तो हमने कहा है कि ज्वालामुखी का उद्गार जो होगा वह कहां से होगा, तो इसी एस्थिनोस्फीयर से होगा, इसी दुर्बल मंडल से होगा। तो यहां से ये निकलना शुरू कर दिया। अब जब यहां से निकलेगा तो बहुत सारे मैग्मा को ऊपर की ओर ले जाएगा। ऊपर की ओर देखेंगे तो डस्ट होंगे, राख होगा, लिपारी होगा, ग्रेसिया होगा, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो मैग्मा है, मैग्मा यहाँ चलना शुरू करेगा, और यहां से यहां ये निकलना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले भी एक इसने निर्माण कर दी, किसका, तो एक पर्वत का, और इसे हमने क्या कहा, ज्वालामुखी पर्वत कहा। तो इससे अगर जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। और इस ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग पर जो मैग्मा निकल के बाहर की ओर बहेगा और ठंडा होकर जम जाएगा उसे लावा या मैग्मा कहते हैं, लावा भी कह सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि यहाँ से जहाँ इसका मुख है, जहाँ से ये चल रहा है, इसी प्रकार से यह चलना शुरू करेगा। जितने भी मैग्मा हैं, जितने भी लावा हैं, ये सब ऐसे चलना शुरू कर देंगे। जब ऐसे चलना शुरू कर देंगे तो इसको क्या कहा जाता है, कि इसको कहते हैं मैग्मा हर्थ कहते हैं। इसे मैग्मा हर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर अपनी भाषा में कह लें तो इसको भट्ठी के नाम से जाना जाता है, या चूल्हा के नाम से जाना जाता है। अब यहां से अगर हम चलें तो देखते हैं कि आखिर जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद उससे क्या क्या निकलेंगे, तो उस पर डालते हैं नजर। तो गैस निकलेगा, और गैसों में क्या क्या निकलेगा, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जलवाष्प निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सवाल ये भी आया कि सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, तो सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है। यानी ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी है, जलवाष्प है। इसके बाद इससे लावा निकलता है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। तो लावा जो निकलेगा तो पूछ लेता है कि लावा कितने प्रकार का, तो लावा मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार जो देखें यह प्रमुख हो जाता है। तो 2 प्रकार में कौन सा, अम्लीय लावा, और दूसरा क्या होगा, क्षारीय लावा। जरा देखिएगा, एक अम्लीय लावा है और अगला कौन सा है, क्षारीय लावा। अम्लीय लावा की विशेषता क्या होगी,
तो अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगा। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होगा। इसके तापमान क्या होंगे? इसके तापमान कम होंगे किसके अपेक्षा? तो हम जरा देखें, यह क्षारीय लावा के अपेक्षा, ये सारी चीजें क्षारीय लावा के अपेक्षा हो रहा है। अब जरा देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो अम्लीय लावा जो निकलेगा वह पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो नीचे की मैग्मा है, मैग्मा के ऊपरी भाग होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले क्रस्ट के नीचे कौन होगा? तो देखेंगे सियाल के नीचे कौन? सीमा, और सीमा के नीचे कौन होता है? तो कोर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो निकलेगा जिसमें हमने कहा था सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे नीचे की ओर से जो मैग्मा ऊपर आएगी उसमें सिलिका की मात्रा धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा को हमने समझा, तापमान इसका कम होगा, तो जो कम गहराई से लावा निकलेगी, मैग्मा निकलेगा, तो उसमें क्या होगा? तो वह कम टेम्परेचर का होगा, कम तापमान का होगा। इसका एक और देख लेते हैं कि यह जो अम्लीय लावा होगा, इसकी एक और विशेषता, यह चिपचिपा होगा और गाढ़ा होगा। यह चिपचिपा भी होता है और गाढ़ा भी होता है। इसके साथ क्षारीय लावा बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर ये याद है तो बिल्कुल ये आपको याद रहेगा। क्षारीय में हम देखेंगे इसमें क्या होगा? इसके अपेक्षा सिलिका की मात्रा कम रहेगी। अम्लीय की अपेक्षा क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, और तापमान देखें कि इसके अपेक्षा इसका तापमान ज्यादा होता है। तापमान सर्वाधिक किसका होगा? क्षारीय लावा का होगा। अब जब ये दोनों ऊपर की ओर मैग्मा आ जाती है तो सबसे विस्तार रूप किसका होगा? तो इसी का होगा, क्षारीय लावा का। इसके बाद अगर हम देखें कि ज्वालामुखी जो होते हैं वह कितने प्रकार का होते हैं, तो मुख्य रूप से इसे 3 प्रकार में रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो पहले उद्गार हुआ था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे, एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण या परिभाषा हम किस तरह से देखें कि प्रसुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिससे पहले उद्गार हुआ था, लेकिन अभी उद्गार होना बंद है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि उद्गार इससे हो जाए, लावा मैग्मा निकलना शुरू कर दे, उसे क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक और जो तीसरा और अंतिम है जिसको हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिससे पहले उद्गार तो हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना नहीं बनती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इस सारे के बाद जहां से प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि प्रश्न यहां से आया कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है और कौन प्रसुप्त अवस्था के ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कोटोपैक्सी को देखते हैं। कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो और कोटोपैक्सी है कहाँ? तो इक्वाडोर में है। और पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। इसके बाद ओजोस डेल सलाडो को देखें, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। शब्दों को देखिएगा, शब्दों में हेरफेर, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन? ओजोस डेल सलाडो। और है कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एस्ट्रोम्बोली। इससे बहुत बार प्रश्न आया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ एस्ट्रोम्बोली को कहते हैं। इससे हमेशा क्या होता है कि उद्गार होता रहता है और उससे प्रकाश पहुंचता रहता है और भूमध्य सागर के नाविकों के लिए यह बल्ब का कार्य करता है और उससे प्रकाश का कार्य करता है और लोग वह सुगम हो जाता है रास्ते। तो यहाँ देख लीजिए कि एस्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये कहाँ कैसा ज्वालामुखी है?
तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद एक और देखते हैं कि सर्वाधिक यानी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं किलामू। किलामू, ठीक है, किलामू सक्रिय ज्वालामुखी है और यह सर्वाधिक सक्रिय है। कहाँ है, हवाई द्वीप पर है। इसके बाद एक और देखते हैं जिसको हम कहते हैं बैरन ज्वालामुखी, और बैरन ज्वालामुखी को देखें तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बैरन ज्वालामुखी अगर देखें तो ये कहाँ है, भारत में है, और भारत में अगर है तो कहाँ होगा, अंडमान निकोबार। भारत का मात्र एक राज्य अंडमान निकोबार ही है जहां पर ज्वालामुखी पाया जाता है। बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा नजर डालते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी पर। प्रसुप्त ज्वालामुखी में देखिए कि नारकोडम है, ये भी भारत में है। किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो से एक और क्वेश्चन आ सकता है। प्लस ऊंचा हमने लिखा है, प्लस ऊंचा का मतलब क्या कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, तो किलिमंजारो है। उसके बाद वेसुवियस देखें, यह कहाँ है, वेसुवियस भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये कहाँ है, यह भूमध्य सागर में है। अंत में हम देखते हैं मृत ज्वालामुखी को। तो मृत ज्वालामुखी एकांगुआ है दक्षिणी अमेरिका में, और यह सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। बोलेगा सर्वाधिक ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांगुआ है, और वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद कोह सुल्तान को देख लेते हैं, देवबंद को देख लेते हैं। ये दोनों ईरान में है और यह बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है, और ये कैसा उदाहरण है, तो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद अंतिम में देखते हैं जिसको हम कहते हैं पोम्पा ज्वालामुखी। पोम्पा ज्वालामुखी यह म्यांमार में है, बर्मा में है, और ये भी किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो यह अगर हम देखें मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये ज्वालामुखी के उद्गार से बहुत सारे मैग्मा के साथ साथ, तो सबसे पहले तो मान लो कि मैग्मा आया, लेकिन मैग्मा आने से पहले भी क्या हुआ होगा, धुआं आया होगा, डस्ट आया होगा, नहीं, और मैग्मा जब निकल गया होगा तो उसके बाद भी उससे क्या प्रवाहित होते रहे होंगे, तो उससे डस्ट प्रवाहित होते रहे होंगे, राख प्रवाहित होता रहा होगा। तो इसकी कुछ साइज माना गया, जैसे कि अगर 0.05 mm के जो कण निकलते हैं ज्वालामुखी से, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको डस्ट कहा जाता है। ठीक है, जरा देखिएगा कि उसको हम क्या कहेंगे, डस्ट कहेंगे। अगर 0.05 mm के कोई कण ज्वालामुखी से निकलता है उससे डस्ट कहा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी अगर हम देखें कि 0.05, इसका हमने कहा कि 0.05, ठीक है, और यहां से जब चलते हैं जिसको आस कहते हैं, राख कहते हैं, तो राख की जो साइज हो जाएगी वो कितना होगा, 0.5 mm में चलना है, mm में, यानी आस जो राख होंगे उसकी साइज कितने होंगे, 0.5। ये ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले कण हैं। और आस से भी बड़ा कौन सा होगा, तो जरा देखिएगा कि 0.5 mm से लगभग 4 mm की बात कर लें, 4 mm की बात कर लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोल आस कहेंगे। इसे कहा जाता है पोल आस कहा जाता है। इससे भी बड़ा, अगर पोल आस से भी अगर हम बड़ा देखें तो जिसे हम क्या कहेंगे, लिपारी कहेंगे। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, लिपारी कहेंगे। और लिपारी से भी बड़ा, लिपारी से भी बड़ा कौन सा कण होगा, तो लिपारी से बड़ा कण हम देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रेसिया कहेंगे। और ब्रेसिया से भी बड़ा कण कौन सा होगा, ब्रेसिया से भी बड़ा कण अगर हम देख ले, जरा देखिएगा यह डस्ट हो गया, डस्ट से बड़ा क्या हो गया, आस, आस से बड़ा कौन सा हो गया, पोलास, और पोलास से बड़ा कौन हो गया, लिपारी, और लिपारी से बड़ा कौन सा हो गया, ब्रेसिया, और ब्रेसिया से भी बड़ा अगर जो कण होगा उसे बम कहा जाता है। और यह 32 mm के कणों को कहा जाता है, यानी 32 mm के जो कण होंगे उसे बम कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज ज्वालामुखी को देखा, और ज्वालामुखी से एक और बात कि ज्वालामुखी के जो मुंह होता है, मुख होता है, उसको क्या कहते हैं, अब कहाँ लिखे हैं,
उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्रेटर कहते हैं। जो कीप का आकार का अगर आकृति है, जिसका मुंह कहेंगे या मुख कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रेटर कहा जाता है। और जब धरातल पर बहने वाली जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा को भी हम लोगों ने देखा, और यही मैग्मा जब धरातल पर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसको सिंडर कहा जाता है। इसे सिंडर कहा जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, नोट्स को जरूर बनाएं। नोट्स अगर बनाइएगा तो ज्यादा फायदे होंगे, इसलिए नोट्स भी बनाएं, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आइए लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ आज ज्वालामुखी को हम लोगों ने खत्म किया है, समाप्त किया है। हमें नहीं लगता कि कोई प्रश्न अब आपको कोई एग्जाम में छूटेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैंने कहा है कि जहां भी आपको परेशानी है जरूर लिखें। और मैं बार बार कहता हूं कि आपका एक लाइक, एक कमेंट अगले वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत प्रदान करता है। तो मेरी हिम्मत को ना तोड़ें और मेरे साथ जुड़ें, अंत तक हर वीडियो को देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक हर वीडियो देखें, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।